नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है। चाहे आप बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ की, या बीपीएससी 67 की, या बिहार एसआई की, या किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को पूरा देखिएगा। क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई है? अगर तैयारी पूरी हो गई है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और जो है ये सेट बनाने की कोशिश कीजिएगा। 50 में से 40 नंबर लाना है आपको, तभी आपका कट ऑफ पार होगा। तैयारी अगर हो गई है तो ज़रूर टेस्ट दीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं ज़रूर कर लें, बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे यहाँ पे। आइए देखें पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पन नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। हड़प नीति जो है किसने चलाई थी, सबको ज्ञात होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था हड़प नीति, इसलिए ध्यान रखिएगा। हड़प नीति जो है बहुत ही अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा, ये भी सवाल बनता है, सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था? तो सतारा नाम 1848 ईस्वी में, डेट भी आप ध्यान रखिएगा। जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघार 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 ईस्वी में। इसी के बाद 1857 की क्रांति हुई थी, सबको ज्ञात होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? बहुत बार यह सवाल बना है एग्जामों में। इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल आपको दिखेगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतः ग्रह है? प्लूटो, यूरेनस, शुक्र और बृहस्पति में से अंतः ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। आइए डिटेल में आपको दिखा देंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर सवाल कहीं से भी बनेगा तो। सौरमंडल के अंतः ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, जरूर नोट कीजिएगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो को सौरमंडल का बाह्य ग्रह कहा जाता है। सवाल कैसे भी बन सकता है, या तो बाह्य ग्रह पूछ देगा या आपको अंतः ग्रह, दोनों को आपको ध्यान रखना है। दोनों आप नोट कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों। निम्न में से किसे यूएनडीपी का एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? यूएनडीपी का एसडीजी अवार्ड 2020 जो है सोनू सूद को दिया गया है। नहीं जानते हैं जरूर जान लीजिएगा। कोरोना में अच्छे काम बहुत लड़कों को घर वापसी कराए थे, सबको नाम पता होगा सोनू सूद का। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। सवाल यहाँ से भी बार बार बनता है। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखा देते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। सवाल बार बार बनता है, नोट जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं नोट किए हैं तो। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाए थे इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। इन सारी बातों को नोट कीजिएगा, सवाल बार बार यहाँ से बनता है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और मैडम भीखाजी कामा में से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। ये भी सवाल बहुत बार बनता है, इसलिए जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का
सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? बहुत अच्छा सवाल है। राज्यसभा से कितने जो सीटें जाती है सब राज्यों द्वारा, तो किस संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? इसका सही जवाब है सी, चतुर्थ अनुसूची में सम्मिलित है। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है नाइट्रेटस के रूप में। नोट जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिए जाते हैं? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया जाता है। ये क्या है आइए डिटेल में आपको दिखा दें। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। पूरी बातों को नोट जरूर कर लीजिएगा। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कितना सही करते हैं आप जरूर बताइएगा। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये सवाल बना है और घास के मैदान पर अलग से ज्योग्राफी में वीडियो भी बना हुआ है, आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। इसका सही जवाब है पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, बहुत बार मैं भी बता दिया हूँ। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में संपन्न हुई थी। ध्यान रखिएगा कब हुई थी, आइए पूरा डिटेल दिखा दें। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल सरकार के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इसलिए ध्यान रखिएगा कब हुआ था सुगौली की संधि, 4 मार्च 1816 को। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? बहुत बार ये भी सवाल बना है। इसका सही जवाब है इसमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चारों को बारे में आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन में बने थे और 1940 से 1946 ईस्वी तक लगातार रहे थे। इसलिए ज़्यादा साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। और दादा भाई नेहरू 3 बार बने हैं, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। और WC बनर्जी 1885 में और 1892 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में एक बार ही बने थे। आइए देखें अगला सवाल। पूरी बातों को नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। घास के पत्ते में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापा जाता है। आइए डिटेल में आपको दिखा दें। व्हीटस्टोन सेतु एक छोटा सा परिपथ है जो मापन में उपयोगी है। इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सन 1833 ईस्वी में किया था, किंतु चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको उन्नत एवं लोकप्रिय बनाया।
अन्य कामों में के अतिरिक्त यह किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। पूरी बात को आप नोट कीजिएगा, समझ आ गया हो तो आगे चलते हैं। आइए देखें अगला सवाल। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? निरंतरता, पुनरीक्षण, लोचनशीलता और सकारात्मकता में से रोलिंग प्लान की सारी विशेषताएं इसमें से शामिल है। इसके अनुसार ई ऑप्शन हो जाएगा। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? भारत की आज़ादी के बाद किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया था? बहुत बार सवाल ये बना है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कारनामा किया था और इसका सही जवाब है हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल अच्छा है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई है? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई है? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय की। बहुत बार मैं भी बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। नहीं जानते हैं नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल बहुत बार बनेगा। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से मिले हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल बहुत बार ये बीपीएससी हो चाहे कहीं भी हो देखा गया है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? फिशेज, एविज, मैमेलिया और एम्फीबिया में से डॉल्फिन जो है मैमेलिया का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, स्तनधारी जीव हैं। सोंस यानी कि डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस डॉल्फिन को सोंस भी कहा जाता है। सोंस डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसे भी जरूर ध्यान से नोट कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो, क्योंकि सवाल कुछ भी बन सकता है यहाँ से। आइए देखें अगला सवाल। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी कहाँ थे? सॉरी, इसका सही जवाब है कोलकाता में थे। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी में से बागलीहार बांध जो है चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कहाँ पर है आज ही दिखा देते हैं। बागलीहार बांध भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। पूरी बातों को नोट जरूर कर लीजिएगा। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर बटोत शहर के पास है। नींव से इसकी ऊंचाई 144 मीटर और लंबाई 317 मीटर होगी। इस को भी ध्यान से नोट कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? जॉर्डन, सीरिया, टर्की और लेबनान में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? इसका सही जवाब है डी, लेबनान की सीमा जो है नहीं लगती है इराक के साथ। आइए देखें अगला सवाल। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी को कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? इसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाकर ही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस बनता है, यानी कि एलपीजी बनता है। इसलिए इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी ब्यूटेन और कहीं
प्रोपेन एक अलग से नहीं दिया हुआ है, इसमें से दोनों का नाम आता है। आइए डिटेल में दिखा दें। अगर आपको जानकारी कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में अच्छी से। ब्यूटेन और प्रोपेन बेहद ज्वलनशील इन गैसों का इस्तेमाल कुकिंग और ट्रांसपोर्ट में होता है। प्रोपेन को अत्यधिक दबाव में ब्यूटेन के साथ कंप्रेस कर एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में स्टोर किया जाता है, इसलिए दोनों का नाम आता है। इसलिए एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का, इसलिए ई ऑप्शन बताया गया है। ब्यूटेन को रेफ्रिजरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिज में भी ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब है बेबीलोन में। बहुत बार सिकंदर पर तो सवाल बनता ही है, नोट जरूर कर लीजिएगा। सिकंदर ने अपने विजय अभियान रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। नाम जरूर नोट कीजिएगा, सेनापति किसे बनाया था भारतीय प्रदेशों का? फिलिप को। स्वदेश पहुंचने से पूर्व ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन में से किसने अंतरिक्ष में अभी तक कोई आदमी नहीं भेजा है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अभी तक कोई कारनामा नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है, जो होता है कैसा होता है? अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब, इसका सही जवाब है आभासी, सीधा और हरासित होता है। अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब। आइए देखिए अगला सवाल। जब तरंग माध्यम में से चलता है तो क्या होता है? जब तरंग कोई माध्यम में से चलता है तो ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होगा? सबसे अच्छा कार्बन का प्रतिशत किस कोयले में होता है? अभी बहुत बार बताया गया है, इसका सही जवाब है एंथ्रासाइट में, इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम जरूर नोट करते हुए चलिएगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण पे भी बहुत बार सवाल बना है, इसका सही जवाब है हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के उपस्थिति में, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल दिखेगा। हीरे की चमक किसके कारण होती है? हीरे की चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप में परावर्तित होती रहती है, इसलिए हीरा चमकता रहता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम है? एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है, ये ध्यान रखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में किसके साथ गर्म किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वनस्पति घी कैसे बनता है, किसके साथ गर्म किया जाता है? निकेल की उपस्थिति में, इसका सही जवाब है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है, कैसा हो जाता है विलयन? नारंगी, हरा, रंगहीन या गुलाबी में से
जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हरा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। आइए देखें अगला सवाल। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है स्रावी। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी, गोल्जी का है। आइए देखें अगला सवाल। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है? लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वृत्ताकार होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखें अगला सवाल। मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है जाइलम के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। आइए देखें अगला सवाल। तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं? तंत्रिका तंतु जो है माइलिन के द्वारा रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा, यानी कि माइलिन रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही जवाब है 38 एटीपी का निर्माण करता है 1 ग्राम मोल। ऑक्सी अथवा वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा 2 एटीपी होती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। आइए देखिए अगला सवाल। पराबैंगनी विकिरण के कारण किस तरह का कैंसर होता है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें के कारण जो है त्वचा कैंसर होता है। ध्यान रखिएगा, स्किन। आइए देखें अगला सवाल। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होते हैं? मानव नेत्र की रेटिना में कौन जो है अधिक कहाँ केंद्रित होते हैं? इसका सही जवाब है सिलिया पिंड पर कौन अधिक केंद्रित होते हैं। आइए देखें अगला सवाल। जलीय पौधे में सामान्यतया सुविकसित क्या होता है? जलीय पौधों में सामान्यतया सुविकसित जो है इसमें से क्या होता है? इसका सही जवाब है संवहनी तंत्र जो है सुविकसित होता है। नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें से बहुत अच्छा सवाल है। गोबर है। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है ऊर्जा का। आइए देखें अगला सवाल। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किसके द्वारा होती है? सवाल एक तो बनता ही है, यहाँ से आपको पूरा पहले भी डिटेल बताया हूँ। इसका सही जवाब है ऑटोमोबाइल में। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है ऑटोमोबाइल में। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इसमें से नाभिकीय संलयन होता है। बहुत बार ये भी बताया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस कहलाती है? लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस अधिविष्ट हाइड्रोजन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, नाम नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। आइए देखें अगला सवाल। तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? कॉपर का, निकल का, सिल्वर का या रेडियम का में से लूनर कास्टिक जो है सिल्वर का अयस्क है। नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से बार बार बनता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। इसलिए दिए हुए में से लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।